नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने वुडवर्ड-फिशर का रूल किया था और उस वुडवर्ड-फिशर रूल के बाद में नेक्स्ट हम उसी वुडवर्ड-फिशर रूल की सहायता से कुछ यौगिकों के लैम्डा मैक्सिमम के मान को ज्ञात कर चुके हैं और कुछ के हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास में ये यौगिक है। क्वेश्चन पहले क्या है, दो समावयवी यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में, दो समावयवी हैं। समावयवी किस प्रकार से हैं, यहां पर इसके डबल बॉन्ड इधर है और ये डबल बॉन्ड इधर है, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही होगा और दोनों के अंदर जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन है वो सेम रहेंगे, चक्रीय वलय सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। दो समावयवी यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम के मान इसके प्राप्त हुए हैं 298 और दूसरे यौगिक के जो प्राप्त हुए हैं 269। ठीक है। और इनकी सहायता से हमको क्या करना है, इस यौगिक को पहचानना है। तो अब दो प्रकार के हमारे पास में दो यौगिक दे रखे हैं, अब इसकी सहायता से हमको इसको पहचानना है। दोनों यौगिक समवलयाकार डायन है, दे रखा है हमें, ये भी समवलयाकार है, ये भी समवलयाकार है। समवलयाकार का मतलब होता है इस प्रकार के यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड एक ही वलय के अंदर पाए जाते हैं, कॉन्जुगेशन एक ही वलय के अंदर पाया जाता है, उसको समवलयाकार बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों समवलयाकार है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन एक ही वलय के अंदर पाया जाता है। देखो यहाँ पर भी एक ही वलय, यहाँ पर भी एक ही वलय, दो अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं। अतः वुडवर्ड और फिशर की नियमों की सहायता से पहले दोनों यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान को याद करेंगे और फिर इसकी तुलना प्रायोगिक मानों से करके और हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से यौगिक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लैम्डा मैक्सिमम का परिकलन कर रहे हैं फर्स्ट यौगिक के लिए। फर्स्ट यौगिक में एक ये तो समवलयाकार डायन है, दूसरा हम यहां से इसको तोड़ेंगे और यहां से इसको तोड़ेंगे, दो जगह से तोड़ेंगे। ठीक है, दो जगह से हम इसको तोड़ेंगे। ये संयुग्मन को बढ़ाने वाला है। देखो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है और संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए 30 जुड़ता है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक एल्किल प्रतिस्थापी देखो यहाँ पर लगा हुआ ये रहा, इसको हम इस वलय को इस तरीके से देखेंगे, इतनी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसी के अंदर ही काउंट हो जाएगा। तो संयुग्मन का विस्तार भी इसके अंदर हो रहा है। तो देखो सबसे पहले एल्किल प्रतिस्थापी आ गया। जो एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पर है उस एल्किल सबसे पहले तो दो वलयावशेष, फिर एक एल्किल प्रतिस्थापी, उसके अलावा नीचे की तरफ जो संयुग्मन का विस्तार करने वाला है और उसके अलावा ये एल्किल प्रतिस्थापी है। तो ये सब कुछ इसके अंदर पाया जा रहा है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले समवलय प्रकार की डायन है, तो समवलय प्रकार की डायन के लिए मूल मान कितना होता है 253 Nm, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है। देखो ये विस्तार कर रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है, इसके लिए मान क्या आएगा 30। उसके बाद दो एल्किल प्रतिस्थापी और दो वलयावशेष है। देखो दो जगह से तो कटेगा और एक ऊपर और एक नीचे, दो एल्किल प्रतिस्थापी हैं तो टोटल 4 हो गए, 4 × 5 = 20। तो टोटल इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 303। ठीक है, दोनों प्रायोगिक मानों में से यह मान 298 Nm के नजदीक है। अतः लैम्डा मैक्सिमम बराबर 298 Nm वाला यौगिक क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो अब 298 जिसका है वो कौन सा यौगिक होगा, वो फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखो किस तरीके से, नेक्स्ट में देखिए हम किस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सेकंड यौगिक में आप ये देख रहे हैं कि यहां पर वलय का संयुग्मन का विस्तार करने वाला कोई बंध नहीं है, संयुग्मन का विस्तार करने वाला कोई बंध नहीं है। और समवलयाकार जो डायन है उसके लिए मूल मान यहां पर भी कितना है 253। समवलयाकार डायन के लिए यहां पर भी मूल मान कितना है 253 है। और देखो ये समवलयाकार प्रकार की डायन है। सबसे पहले तो ये समवलयाकार प्रकार की डायन है, समवलयाकार प्रकार की डायन है। उसके बाद में जो हम काटेंगे वो कहां से काटेंगे, एक तो यहां से और एक यहां से। ठीक है, अब इसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापी भी नहीं है,
एल्किल प्रतिस्थापी ये वाला हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको यहां से काट दिया, क्योंकि संयुग्मन तो केवल यहां है, संयुग्मन तो केवल इतना है, इतना संयुग्मन, ठीक है। तो अब देखो ये एल्किल प्रतिस्थापी एक हो गया, ये एक वलय विशेष, ये दूसरा वलय विशेष, और एल्किल प्रतिस्थापी यहाँ पर है नहीं, समवलयाकार प्रकार की डाई है। तो समवलयाकार प्रकार की डाइईन के लिए मूल मान कितना होता है, 253 nm। एक एल्किल प्रतिस्थापी है और 2 वलय विशेष है, तो वलय विशेष के लिए कितना आता है 5, और एल्किल प्रतिस्थापी के लिए कितना आता है 5, तो टोटल कितने हो गए 3 × 5 बराबर 15, तो 253 + 15 बराबर कितना आएगा 268, और ये किसके बराबर है 269 के। तो इसका मतलब जो सेकंड यौगिक होगा लैम्डा मैक्सिमम 269 वाला यौगिक क्या होगा, सेकंड। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ यह ध्यान रखना है कि यौगिक सेकंड में वलय से जुड़ा हुआ ये वाइनल समूह होता है, इसको वाइनल समूह बोलते हैं। वाइनल समूह ना तो डाइईन के लिए एल्किल प्रतिस्थापी है, क्योंकि यहां से हमने काट दिया, इसके लिए एल्किल प्रतिस्थापी भी नहीं है, और ना ही इसका जो डबल बॉन्ड है देखो संयुग्मन में नहीं है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो संयुग्मन तो यही खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमको तो केवल कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के बारे में बात करनी होती है, तो हम केवल वहां उतना ही लेंगे। इसके समूह न तो डाइईन के लिए एल्किल प्रतिस्थापी रूप में, और न ही इसका द्विबंध वलय के संयुग्मन के साथ में विस्तार करने वाला है। इस प्रकार वुडवर्ड और फिशर नियमों की सहायता से किसी भी डाइईन अथवा पॉलीन यौगिक के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान को ज्ञात किया जा सकता है, और इस यूवी स्पेक्ट्रम में प्राप्त लैम्डा मैक्सिमम के मान को देखकर उस यौगिक की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, ऑलरेडी प्रैक्टिकल डेटा के आधार पर हमारे पास होता है कि इस यौगिक के लिए मान इतना आएगा, इस यौगिक के लिए मान इतना आएगा, उसके आधार पर हम इसको मैच कर सकते हैं कि क्या वह यौगिक यह है या नहीं है। तो एक बार वापस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज को देख लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए कि क्या चीज इसके अंदर है, और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो ये फर्स्ट यौगिक, इसके लिए 303 है तो 298 के आसपास होगा। ये सेकंड यौगिक जिसके लिए 268 है तो 269 के आसपास है। तो ये फर्स्ट यौगिक, ये सेकंड यौगिक, इस तरीके से इसको अपने ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है, इन ऑन, जिसके अंदर इन और ऑन दोनों हो उसको बोलते हैं इनॉन, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे संयुग्मित प्रकार की इनॉन, कॉन्जुगेटेड प्रकार की इनॉन के लिए संयुग्मित प्रकार की इनॉन या कॉन्जुगेटेड प्रकार की इनॉन के लिए हम किस प्रकार से लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले संयुग्मित इनॉन उन यौगिकों को कहा गया है जिसमें एक द्विबंध के साथ संयुग्मन में एक कार्बोनिल या कीटोनिक समूह विद्यमान हो। द्विबंध के साथ संयुग्मन में एक कार्बोनिल या कीटोनिक समूह विद्यमान हो। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इसकी, इस तरीके से हो सकता है, ये देखिए ये है CH3, यहां पर आ गया CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहां पर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर O। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो आगे इसके कुछ भी लगा हो सकता है, मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, जिसका मतलब संयुग्मन हो गया ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं संयुग्मित प्रकार की इनॉन, ठीक है, संयुग्मित प्रकार की इनॉन बोलते हैं इसको। अभी इसको अपने देखते हैं। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इस पाई बंध के अलावा ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाए जाते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में। अतः कार्बोनिल यौगिक में 3 प्रकार के संक्रमण पाए जा सकते हैं। सबसे पहला, तो क्योंकि ये इन है तो पाई से पाई स्टार प्रकार का संक्रमण पाया जाता है जिसको के बैंड कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है एन से सिग्मा स्टार प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, दूसरा अवशोषण बैंड, और तीसरा होता है एन से पाई स्टार प्रकार का संक्रमण पाया जा सकता है, या पाई से पाई स्टार प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, आर और के बैंड, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो यहां पर जो तीसरा है एन से पाई स्टार प्रकार का, 3 प्रकार के हैं। देखो सबसे पहले तो पाई से पाई स्टार प्रकार का पाया जाएगा, दूसरा एन से सिग्मा स्टार प्रकार का पाया जाएगा, और तीसरा एन से पाई स्टार प्रकार का पाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं आर बैंड, इसको हम के बैंड बोलते हैं। देखो इसको मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से इसके अंदर पाए जाएंगे। तो उसको सबसे पहले देखिए, देखो सबसे पहले तो पाई से कौन सा पाया जाएगा, पाई स्टार प्रकार का पहला,
उसके बाद में दूसरा कौन सा पाया जाएगा, दूसरा पाया जाएगा n से सिग्मा स्टार प्रकार का, और जो तीसरा है वो कौन सा पाया जाएगा, वो पाया जाएगा n से पाई स्टार प्रकार का। ठीक है, इसको बोलते हैं k बैंड, ये नॉर्मल बैंड होता है, इसको बोलते हैं r बैंड। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। ये आएगा लगभग 150 nm पर, ठीक है, ये आएगा लगभग 190 nm पर, और ये जो आएगा ये आएगा 270 से 300 nm पर। तो तीन प्रकार के इसके अंदर बैंड पाए जाते हैं। सबसे पहला बैंड पाया जाता है 150 पर, पाई से पाई स्टार के बैंड। दूसरा पाया जाता है n से सिग्मा स्टार 190 पर, और तीसरा पाया जाता है n से पाई स्टार जो कि 270 to 300 nm पर पाया जाता है। दो प्रकार के संक्रमण इसमें मुख्य हैं। एक तो संक्रमण ये वाला मुख्य है जो K प्रकार का है, और एक संक्रमण ये वाला मुख्य है जो R प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिल समूह जो होता है, कार्बोनिल समूह जैसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है, कार्बोनिल समूह को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर कुछ जुड़ा रहेगा उसमें। ये क्या होता है, एक पोलर प्रकार का समूह होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, नेगेटिव। अतः कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण बैंड विलायक की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के जो अवशोषण बैंड होते हैं वो विलायक की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। विलायक की ध्रुवता बढ़ने के साथ साथ आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आती है और ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे जैसे विलायक ध्रुवीय होता जाएगा वैसे वैसे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित होगा। अतः विलायक एन हेक्सेन में एसीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 279 nm आती है, और जल में इसकी वैल्यू कम होकर 264.5 nm हो जाती है, मतलब लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जल जो होता है वो एसीटोन विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करके और ब्लू शिफ्ट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक ऑक्सीजन परमाणु के n इलेक्ट्रॉन, तो अब कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन परमाणु के n इलेक्ट्रॉन थोड़ा मजबूती से बंध जाते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस जल के साथ में मजबूती से बंध जाएंगे, जिससे उन्हें उत्तेजित करने के लिए कुछ ज्यादा ऊर्जा पाई स्टार कक्षक में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा अर्थात तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम, और इसको ही ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित ब्लू शिफ्ट के आधार पर उसके हाइड्रोजन बंध की तीव्रता को मापा जाता है। जितना ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बंध स्ट्रांग होगा उसका ब्लू शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और जो इलेक्ट्रॉन है उसको पाई से पाई स्टार में भेजने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताओं से जुड़े हुए समूह में जितना बड़ा और अधिक शाखित समूह होगा, जैसे कार्बोनिल समूह था हमारे पास ये वाला, इसकी दो संयोजकताएं जो खाली है इसके साथ भी कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, बड़ा और अधिक शाखित एल्किल समूह जुड़ा होगा, उसके लैम्डा मैक्सिमम का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात कार्बोनिल यौगिकों के समूह का आकार बढ़ने से बैक्थोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन, मतलब यहाँ पर अगर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो ये 279 nm पर प्रदर्शित करता है। जबकि जब हम बात करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल कीटोन की, डाई आइसोब्यूटाइल कीटोन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर CH और जोड़ दिया और संख्या को बढ़ा दिया, तो इसका 288 nm पर हो जाएगा। और हेक्सामेथिल एसीटोन Me3C2CO का अवशोषण बैंड और खिसककर 295 nm पर चला जाएगा, मतलब ये बैक्थोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट प्रदर्शित करेगा और बढ़ता जाएगा लैम्डा मैक्सिमम का मान। दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, एक में तो विलायक से लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आती है और एक में ये ग्रुप जुड़ने से लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल समूह के साथ यदि कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ता है, नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल समूह के साथ यदि कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त समूह जुड़ता है, अर्थात यदि कार्बोनिल क्रोमोफोर के साथ कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हो, क्रोमोफोर तो है, क्रोमोफोर का मतलब है जो कलर को उत्पन्न करता है और ऑक्सोक्रोम का मतलब है जो उसको डार्क करता है, उसके साथ अगर कोई जुड़ा हो तो n से पाई स्टार संक्रमण की और प्रभावित होते हैं और R बैंड और कम तंत्र की ओर खिसक जाता है। और हिप्सोक्रोमिक, मतलब हिप्सोक्रोमिक की दो चीजें हैं,
या तो विलायक के कारण हिप्सोक्रोमिक हो सकता है, ब्लू शिफ्ट हो सकता है, या इसके साथ में कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला और कोई जुड़ा रहे उसके कारण भी हिप्सोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्बोनिल समूह यहाँ पर दे रखे हैं, उनके लैम्डा मैक्सिमम और एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान यहाँ पर प्रदर्शित कर रखे हैं, उनको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में देखिए यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड OH है, ये क्या है, ऑन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है ऑक्सीजन के साथ में, जिसकी लैम्डा मैक्सिमम 293 है, एप्सिलॉन मैक्सिमम इसकी 11.8 है, विलायक इसके अंदर हेक्सेन है। दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में CH3COOH है, लैम्डा मैक्सिमम 204 है, एप्सिलॉन मैक्सिमम 41 है, विलायक एथेनॉल ले रखा है। तीसरा हमने क्या किया, OC2H5 जोड़ दिया, यहाँ पर एक ग्रुप और हमने ऐड कर दिया, OC2H5 इसके अंदर जोड़ दिया हमने, OC2H5 जोड़ दिया इसके साथ में। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ने के बाद में और इसका थोड़ा सा बढ़ गया तो पेट्रोलियम ईथर विलायक की उपस्थिति में इसके लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 207 आ जाएगी। तो थोड़ी सी आपको इसके लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यूज हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकें। एथिल एसीटेट होता है लास्ट वाला। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी इसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, उनको देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एसिटेमाइड है। एसिटेमाइड में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जल की उपस्थिति में इसके लिए 220 आएगा। एसिटिल क्लोराइड में क्लोरीन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, हेक्सेन की उपस्थिति में इसके लिए 235 आएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड में आइसोऑक्टेन की विलायक की उपस्थिति में इसके लिए मान आएगा 225, और एसीटोन के लिए हेक्सेन की उपस्थिति में जो वैल्यू आती है वो आती है 279। अब हम बात करते हैं इनॉन के बारे में। इनॉन क्या होता है, यदि कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में, मतलब कार्बोनिल तो ये रहा और इसके कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड आता है तो उसको इनॉन कहा जाता है। यदि कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में कोई एथिलीनिक द्विबंध C डबल बॉन्ड C हो तो ऐसे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन को इनॉन कहा जाता है। कार्बोनिल समूह ये है, इसके संयुग्मन में डबल बॉन्ड क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड अथवा कीटोन का, तो इसको क्या कहा जाता है, इनॉन कहा जाता है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कहलाते हैं। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम में 215 से 250 nm के क्षेत्र में एक बहुत तीव्र, जिसकी लैम्डा में, जिसकी एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 10,000 से 20,000 के बैंड प्रदर्शित होता है, और 310 से 330 nm के क्षेत्र में एक दुर्बल अवशोषण बैंड आर बैंड प्रदर्शित होता है। दो प्रकार के अवशोषण बैंड प्रदर्शित होंगे अल्फा बीटा में, एक होगा 215 से 250 के बीच में और दूसरा होगा 310 से 330 के बीच में, मतलब 100 nm का बीच में फर्क होता है इन दोनों के। आर बैंड जो 215 से 250 तक है, ये कौन सा बैंड होता है, के बैंड, और एक आर बैंड होता है जो 310 से 330 के बीच में प्रदर्शित होता है। क्योंकि कार्बोनिल समूह एक ध्रुवीय होता है, जैसे ये वाला पोलर प्रकार का है, अतः इनॉन के और आर दोनों बैंड के अवशोषणांक के मान विलायक पर निर्भर करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर ध्रुवीय विलायक और डाल दें हम तो हिप्सोक्रोमिक प्रकार का ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित हो जाता है वहां पर, तो इसी वजह से हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर हम विलायक किस प्रकार का लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं, जिस वैल्यूज को आपको कुछ याद होनी चाहिए, जिनके ऊपर टिक मार्क किया गया है, ये आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए कि किस तरीके से होती है। देखिए के बैंड यहाँ पर प्रबल प्रकार का है, ठीक है, तीव्र प्रबल प्रकार का बैंड, और आर बैंड यहाँ पर जो होता है वो दुर्बल प्रकार का बैंड होता है। ध्यान रखिए पाई से पाई स्टार प्रकार का एक प्रबल बैंड होता है और एन से पाई स्टार प्रकार का दुर्बल अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कंपाउंड दे रखा है वह है मेथिल वाइनिल कीटोन। ये मेथिल है, ये विनाइल ग्रुप है और इसके साथ में कीटोन जुड़ा हुआ है, मिथाइल वाइनिल कीटोन बोलते हैं इसको। मेथिल वाइनिल कीटोन का के बैंड जो प्रदर्शित होगा वो कहां पर प्रदर्शित होगा, 212.5 पर, और आर बैंड जो प्रदर्शित होगा वो कहां प्रदर्शित होगा, 320 पर एथेनॉल विलायक में।
दूसरा है मेथिल आइसोप्रोपेनिल कीटोन। मेथिल आइसोप्रोपेनिल कीटोन है ये। अब इसके लिए जो के बैंड होगा वो 218 पर प्रदर्शित होगा और आर बैंड जो होगा वो 315 पर प्रदर्शित होगा एथेनॉल में। उसके बाद में है एक्रोलीन। एक्रोलीन एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है ये एक प्रकार का। अब एक्रोलीन बोलते हैं इसको, क्रोटोनिल एल्डिहाइड, एक्रोलीन दोनों एल्डिहाइड होते हैं। इसके अंदर क्या है, एक के बैंड जो होगा वो 210 पर प्रदर्शित होगा और एक जो आर बैंड होगा वो 315 पर प्रदर्शित होगा। उसके बाद है क्रोटोनी एल्डिहाइड। क्रोटोनी एल्डिहाइड में ये डबल बॉन्ड, उसके बाद संयुग्मन के अंदर ये आ गया, तो इसके लिए के बैंड 220 पर प्रदर्शित होगा और आर बैंड 322 पर प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं इनॉन के, और इनॉन में जब आपको यहाँ पर बताया गया है तो दो प्रकार के बैंड यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, एक कार्बोनिल के लिए और एक डबल बॉन्ड के लिए। कार्बोनिल के लिए जो प्रदर्शित होगा वो लगभग 210 से लेकर और 220-30 के आसपास होगा। और जब हम बात करते हैं जो के बैंड की, जो आर बैंड की बात करते हैं, आर बैंड जो होगा वो 310 से 330 के आसपास होगा। मतलब इन दोनों के बीच में, के और आर बैंड के बीच में, दोनों बैंड्स के बीच में लगभग 100 का अंतर होगा, जिसमें से के बैंड प्रबल प्रकार का और आर बैंड थोड़ा सा दुर्बल प्रकार का होगा, अलग अलग। अब यहाँ पर क्योंकि कार्बोनिल समूह पाया जा रहा है और कार्बोनिल समूह एक ध्रुवीय प्रकार का समूह होता है, अर्थात यहाँ पर विलायक की प्रकृति भी किसी भी इनॉन के लिए या ऑन कोई भी हो उसके लिए प्रभावित करती है उसके लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके, किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। वुडवर्ड-फिशर रूल क्या होता है इनॉन के लिए, ये भी हमारे सिलेबस में है। इनॉन के लिए वुडवर्ड-फिशर रूल क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, इनॉन के लिए पॉलीन, पॉलीन का मतलब होता है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक से ज्यादा पाए जाए, उनको पॉलीन कहा जाता है। पॉलीन की तरह इनॉन के लिए भी वुडवर्ड-फिशर के कुछ अनुभाविक नियम हैं, कुछ एम्पिरिकल जो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो इनॉन है, ये इनॉन का मतलब होता है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड जो है वो संयुग्मन में पाए जाए, उसको इनॉन कहते हैं। ये डाइइनॉन है। डाइइनॉन के अंदर क्या होता है, ये कार्बोनिल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो अलग अलग प्रकार के हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके लिए मूल मान क्या है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। अगर कोई अचक्रीय है, जैसे अचक्रीय इनमें किसी प्रकार के कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, या 6 सदस्यों की वलय युक्त इनॉन हो तो उसके लिए मूल मान होता है 215। 5 सदस्यों की अगर हो उसके लिए होता है 202। अगर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्रकार का यौगिक हो तो उसके लिए होता है 210। तो सबसे पहले तो हमको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो अचक्रीय है या 6 सदस्यों की वलय है। दूसरा हमको देखना पड़ेगा कि वलय है तो कहीं वो 5 सदस्य की तो नहीं है। तीसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तो नहीं है। उसके बाद ये तो 3 तो इसकी बेसिक है, ये तो सबसे पहले जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट्स क्या लगेंगे इसमें, मतलब अलग अलग क्या जुड़ेगा। संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध, देखो संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध कहीं पर भी हो उसके लिए वहां पर भी 30 लगता था, यहाँ पर भी 30 लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, एल्किल प्रतिस्थापी या वलय अवशेष, मतलब एल्किल प्रतिस्थापी या वलय को हम जहां से काटते हैं वो अगर अल्फा पोजीशन पर कटती है तो उसके लिए 10 आएगा, अगर वो बीटा पोजीशन पर कटती है तो उसके लिए 12 आएगा, और अगर वो गामा या उससे ज्यादा पर कटती है तो उसके लिए 18 आएगा। या अगर अल्फा पर कोई एल्किल समूह लगा हुआ है, और अल्फा किस तरीके से होता है, कार्बोनिल के साथ में जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा, चौथा कार्बन डेल्टा, और इस तरीके से आगे भी बढ़ता रहता है। हमको कार्बोनिल ग्रुप को मुख्य मानते हुए उसके साथ जुड़े हुए, कार्बोनिल ग्रुप वाला नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ठीक है। तो अगर अल्फा पर कोई एल्किल समूह जुड़ा है तो 10 जुड़ जाएगा, बीटा पर जुड़ा है तो +12 जुड़ जाएगा, गामा डेल्टा कुछ भी है, मतलब गामा है या उसके अलावा कुछ भी है ऊपर की तरफ है तो 18 जुड़ जाएगा।
अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, उसके लिए 5 जुड़ेगा। उसके अलावा समवलय डायीन अवयव होगा, अगर समवलय प्रकार की कोई होगी डायीन, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में पाए जाएंगे, तो उसके लिए +39 जुड़ता है, ये ध्यान रखना है, उसके लिए +39 जुड़ता है। इन सभी वैल्यूज को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, किसके लिए कितना जुड़ता है, उसके बाद में हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। जब इसके अलग अलग एग्जांपल्स को देखेंगे, किसके लिए कितना जुड़ने के बाद में और क्या बचता है, उस एग्जांपल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है इनॉन किसे कहते हैं। इनॉन जिसमें कार्बोनिल और डबल बॉन्ड सिंगल में पाए जाए इनॉन कहलाता है। फिर हमको देखना है डाई इनॉन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोनिल डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो, एक कार्बोनिल हो, स्विंगमन में हो, उसको हम डाइनॉन कहते हैं। उसके बाद में हमको देखना है किसके लिए कितनी वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमको देखना है कि क्या वो नॉन साइक्लिक है, मतलब सीधी प्रकार की श्रृंखला है। यहाँ 6 सदस्यों की वलय है, उसके लिए 215 जोड़ देंगे, बेसिक वैल्यू 215 आएगी। अगर 5 सदस्यों की वलय है 202 आएगी। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है 210 आएगी। जुड़ने वाला अगर स्विंगमन को बढ़ाने वाला द्विबंध है तो 30 आएगा। एल्किल प्रतिस्थापी या वलय विशेष है अल्फा पर तो 10 आएगा, बीटा पर तो 12 आएगा, गामा उससे ऊपर है तो 18 आएगा। बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 आएगा, समवलयाकार डायीन अवयव के लिए +39 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुडवर्ड फिजर नियम की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उनके लिए हम गणना कर रहे हैं। सबसे पहले अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स हैं यहाँ पर। पहला कंपाउंड ये है, देखो ये इन है, इनॉन है, डबल बॉन्ड और ये इनॉन लगा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड और इनॉन लगा हुआ है, ये भी इस तरीके से अलग अलग है। सबसे पहले हम करते हैं इसके बारे में बात। इसमें देखिए सबसे पहले ये वाला कार्बन जो होगा, ये वाला कार्बन अल्फा होगा और ये वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा होगा। ठीक है, यहां से हमने इसको स्टार्ट किया, ये वाला कार्बन, उसके पहला कार्बन अल्फा और उसके बाद में बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रकार का है। और ध्यान ये रखना ये कौन सा है, ये 6 सदस्यों की वलय वाला है, तो इसका मतलब इसके लिए मूल मान कितना आएगा, 215 फिक्स वैल्यू है। उसके बाद में एक बीटा पर एल्किल प्रतिस्थापी है, ये रहा, ठीक है, +12। ये देखो बीटा पर एल्किल प्रतिस्थापी लगा हुआ है, ये पूरा एक ही है और बीटा पर ही हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर तो अल्फा तो है ही नहीं कुछ, इधर तो तोड़ने। अब इसमें यही चीज ध्यान रखने की होती है कि हम इसको तोड़ कहां से रहे हैं। एक बीटा पर ही एल्किल समूह है, बीटा पर ही इसको हम तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ देंगे तो बाहर की तरफ है, तो अल्फा पर तो कुछ है ही नहीं। तो बीटा पर एक वलय विशेष है, उसके लिए 12, बीटा पर ही एक एल्किल प्रतिस्थापी, उसके लिए 12। टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 239 nm। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 239 nm। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में। इस कंपाउंड में देखिए ये है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। टूटेगा कहां से, एक तो यहां से टूट जाएगा, एक यहां से टूट जाएगा, मतलब एक डेल्टा पर और एक बीटा पर। उसके अलावा इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं है। स्विंगमन का विस्तार जरूर हो रहा है। यहां से देखिए ये तो स्विंगमन में था, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो एक बंद आ गया स्विंगमन का विस्तार करता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, वो है बाह्य चक्रीय द्विबंध। इसके लिए ये बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध है, ये बाह्य, इसके अंदर कोई बाह्य चक्रीय नहीं है, इसके लिए ये बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध होता है एक। तो अब देखो सबसे पहले तो मूल मान, क्योंकि 6 सदस्यों की या उससे ज्यादा की वलय है, तो 6 सदस्यों की वलय है, तो उसके लिए मूल मान कितना आएगा, 215। यहाँ पर समवलयाकार अवयव आता है, लेकिन विषम वलयाकार का कोई कंसेप्ट नहीं है। समवलयाकार तो आता है, विषम वलयाकार का कोई कंसेप्ट नहीं। मूल मान यहाँ पर 215। संयुग्मन का विस्तार देखो इसने कर दिया, तो इसके लिए कितना जुड़ गया, 30। अब आगे देखो, आगे वैल्यू क्या जुड़ेगी, एक वलय विशेष बीटा पर था +12, एक डेल्टा पर वलय विशेष था +18 और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, सभी का योग कितना आ जाएगा, 280 nm। तो जो हमारे पास अभी हमने एग्जांपल किया है उसमें बाह्य चक्रीय द्विबंध भी है, बीटा पर भी टूट रहा है, गामा पर, डेल्टा पर भी टूट रहा है, उसके आधार पर इसका मान है। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल अपने करते हैं। देखो यहाँ पर वलय बहुत सारी बना रखी है, लेकिन हमारे काम की कौन कौन सी हैं, केवल यहां से इतनी। ठीक है, अब देखो ये यहां से हमने काट दिया, इधर से तो काटना ही नहीं है क्योंकि जिस तरफ संयुग्मन चलता है उसी तरफ से काटते हैं। यहां पर एक और काट दिया, 2 जगह से इसको काट दिया और इसके लिए ये बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध है।
सबसे पहले 6 सदस्यों की वलय है, इस वजह से इसके लिए मूलमान कितना आ जाएगा 215। बीटा पर 2 वलय अवशेष है, ये भी बीटा पर ये भी बीटा पर है, तो इसके टोटल कितना आ जाएगा 24। बाह्य चक्रीय द्विबंध इसके लिए ये है 5, इसका जोड़ देंगे 244 Nm आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वलय अवशेष, यहां से ये वलय अवशेष है, इसको काट देंगे इतना, ठीक है, बीटा पर। अब देखो ये कार्बोनिल, ये अल्फा, ये बीटा, अब इधर अपने को नहीं जाना, इसी तरफ जाना है क्योंकि संयुग्मन इसी तरफ है। मूलमान इसके लिए कितना होगा, मूलमान इसके लिए होगा 215 Nm। उसके बाद में बीटा पर दो, एक तो प्रतिस्थापी और एक बीटा पर हमने काट दिया, तो 2 बीटा प्रतिस्थापी, एक वलय अवशेष और मैट्रिक्स में टोटल 24, 215 और 24 कितना हो गया 239। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में देखो ये 5 सदस्यों की वलय है और ये 1 2 3 4 5 6 7 सदस्यों की वलय, एक 5 की एक 7 की। हम मुख्य रूप से किसको मानेंगे, जो 5 सदस्यों की वलय होती है। मूलमान इसके लिए कितना आएगा 202, क्योंकि यहां पर ही संयुग्मन हो रहा है, यहां पर तो इसका संयुग्मन में कुछ लेना देना है ही नहीं। देखो यहां पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहां से इसको हम इधर से ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो देखो कटेगा कहां से, इसके नीचे से थोड़ा सा यहां से कटेगा, 1 मिनट। सबसे पहले तो देखो कटेगा कहां से, ये कटेगा इधर से और इधर से और ऐसे, ठीक है, कट गया। अब देखो देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो देखो काटा कहां से, एक तो डेल्टा से काटा, एक कहां से काटा, गामा से काटा, अल्फा पर एक, बीटा पर अल्फा बीटा पर एक प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, एल्केल समूह। तो देखो, और एक संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध है और एक बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध है, इसके लिए ये बाह्य चक्रीय प्रकार का द्विबंध है। तो देखो उसको मूलमान, क्योंकि 5 सदस्यों की वलय है तो उसके लिए 202 आएगा। संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध है उसके लिए 30 आएगा। एक बीटा प्रकार का एल्केल समूह है उसके लिए 12 आएगा। एक गामा और डेल्टा पर, एक देखो गामा पर, एक देखो डेल्टा पर वलय अवशेष है तो उसके लिए 36 आएगा, ठीक है। 18 हो गए, मतलब गामा है उसके ऊपर वालों के लिए 18 आता है, तो दोनों के लिए 36 आ गए। एक है बाह्य चक्रीय द्विबंध, इसके लिए ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है तो +5, टोटल वैल्यू 285 आएगी, ठीक है। अब यहां पर कई प्रकार के जो यौगिक हैं, जिन यौगिकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इनॉन के लिए किस प्रकार से होगा और उसके अलावा कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होंगे, किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर की हैं। एक बार वापस आप इसके मान को देख लीजिए, और मान को देखने के बाद में हम नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में और इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनमें किस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले तो हम इसके नियम के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से के लिए कितनी कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन सा होता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कहलाता है, जिस तरफ से संयुग्मन हम स्टार्ट करते हैं। देखो अल्फा दोनों तरफ हो सकता है, जब हम चक्रीय प्रकार के यौगिक के बारे में बात करते हैं तो अल्फा दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन संयुग्मन कहां से हुआ है उसकी तरफ वाला पहला कार्बन अल्फा होगा, दूसरा कार्बन बीटा होगा, तीसरा कार्बन गामा होगा, चौथा कार्बन डेल्टा होगा। तो इस तरीके से 4 इसके अंदर कार्बन पाए जा रहे हैं, ये 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद चक्रीय अचक्रीय 6 सदस्यों के लिए 215, 5 सदस्यों के लिए 202, अल्फा बीटा के लिए 210। जुड़ने वाला संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध होगा +30, एल्केल प्रतिस्थापी के लिए 1 के लिए अल्फा पर जुड़ा है। अब इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो जुड़ा कहां पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो ये है कि वो जुड़ा कहां पर है। अल्फा पर जुड़ा है तो 10, बीटा पर जुड़ा है तो 12, गामा पर जुड़ा है तो 18। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वहां भी 5 था, यहां भी 5 है, समवलयाकार प्रकार का होगा तो 39। इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स किए इसके, जिसमें पहला एग्जांपल ये है किस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने किया था वो ये एग्जांपल किया था, उसी का आगे हमने एग्जांपल देखा किस तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है, कहां कहां से इस वलय को काटा जाता है, और वलय को काटने के बाद में किस तरीके से नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए किस तरीके से वलय अवशेष देखा जाता है, कौन सी चीज कहां पर पाई जाएगी, क्या उनका मान रखा जाएगा। तो इस मान को आप ज्ञात कर लें, इस मान को आप देख लें ध्यान से, और इसको देखने के बाद में आप इसके एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूवी को कंप्लीट करेंगे,
जो यूवी हमारा है इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज तक हमने एनॉन, इन सब के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे कार्बोक्सिलिक के बारे में, कुछ और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी बहुत जो इसकी चर्चा रहेगी उसको हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंक्लूड कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।